जय हिंद दोस्तों पाकिस्तान से बहुत बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान की सेना के ऊपर इस टाइम पर टीटीपी के संभावित हमले की बात आ रही है। उसके अंदर साफ ये कहा गया है कि 8 पाकिस्तानी सैनिक जो हैं वो शहीद हो गए हैं और हालात ये हैं कि इस टाइम पर पाकिस्तान की सेना आईएसपीआर जो है वो इसने उसको डिक्लेयर नहीं किया है, कि एक्सेप्ट नहीं किया, और अभी तक कहीं ना कहीं सिचुएशन जो है वो ऊहापोह वाली है। लेकिन एएनआई से लेकर दूसरी जगहों पर, यहाँ तक कि डॉन न्यूज़ ने भी इस चीज़ की पुष्टि कर दी कि हाँ 8 पाकिस्तानी सोल्जर शहीद हो गए हैं। तो सवाल ये है कि असलियत में मामला क्या है, किस तरीके से, कौन सा ग्रुप है, कैसे ग्रुप है, इन सब के ऊपर डिस्कस करने वाला हूं। लेकिन उससे पहले छोटी सी एक रिक्वेस्ट दोस्तों, कि अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरी ये वीडियोस आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। दूसरा दोस्तों, अगर आप या आपका कोई जानकार, बच्चे वगैरह कोई भी आईएएस पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा एक कोर्स कंसेप्टर बैच स्टार्ट हो रहा है एनसीईआरटी हिस्ट्री के नाम से। और इस कंसेप्टर बैच के अंदर हम लोग हिस्ट्री पढ़ाएंगे, स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री से और कंप्लीट एनसीईआरटी करवाई जाएगी। इसके अंदर यूपीएससी पीएससी का पीटी, एसएससी, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, नेट, जेआरएफ, ग्रेड 1 टैट और इससे रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स हैं उन सब की प्रिपरेशन आप लोगों को करवाई जाएगी पीटी के लेवल पर। और उसके अंदर सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जितने भी हैं वो सारे के सारे सॉल्व करवाए जाएंगे। 500 रुपये पर महीने पर मंथ इसकी फीस है। अगर आप इसमें हमसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉल कीजिए और स्टडी टेबल जो हमारी ऐप है प्ले स्टोर से उसे डाउनलोड कीजिए और हमारे इस कोर्स के बारे में आप पता कीजिए। मैं इसे पढ़ाऊंगा, स्टार्टिंग मेरे साथ होगी और मेरी बाकी टीम जो है इसमें आपके साथ जुड़ेगी। अब आ जाते हैं दोस्तों टॉपिक के ऊपर। टॉपिक है पाकिस्तान के अंदर प्रॉब्लम क्या है जिसकी वजह से ये हमला हो रहा है। इसके ऊपर हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि पाकिस्तान, सबसे पहली बात तो दोस्तों जो बना था उसकी फॉर्मेशन के ऊपर ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि फाउंडेशन ही उसकी बहुत ही गलत बेस के ऊपर रखी गई है। अगर आप देखेंगे पाकिस्तान की जो फाउंडेशन है वो असलियत में रखी गई, सबसे इंपॉर्टेंट उसकी जो फाउंडेशन है यानी उसकी जो नींव है वो रखी गई ऑन द नेम ऑफ इस्लाम, यानी रिलीजन के नाम पर ये लोग एक साथ आने की बात कर रहे थे। अब रिलीजन के नाम पर एक साथ आने की बात कर रहे हैं, यानी ऑन द नेम ऑफ इस्लाम की अगर बात की जा रही है तो वहां वो भूल गए कि असलियत में इस्लाम तो बेसिक प्रिंसिपल हो गया जिसके नाम पर सारे इकट्ठे हो गए। लेकिन जब तक आप अलग अलग लेवल्स पर एक दूसरे के साथ नहीं जुड़ते या जब तक आप कहीं ना कहीं उस सिस्टम को कल्चर के मामले में, लैंग्वेज के मामले में और क्या नाम है एथनिसिटी के मामले में जब तक ना देखें तब तक भी आप लोग कहीं ना कहीं यूनाइटेड फॉर्म में नहीं रह सकते, ये पक्की बात है। तो कल्चरल, लिंग्विस्टिक, एथनिसिटी ये भी बहुत बेसिक फैक्टर्स होते हैं जिनके बिहाफ पर किसी भी देश को बनाया या तोड़ा जा सकता है। इंडिया को यदि छोड़ दिया जाए तो रशिया जो है वो रशियंस की वजह से, जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ तो असलियत में जो यूएसएसआर था उसमें रशियन रेस जो थी वो तो एक जगह रह गई और बाकी जितने भी अलग अलग रेसेस जो लोग थे या अलग अलग एथनिसिटी वाले या कल्चरल वाले लोग थे वो अलग अलग होते चले गए। इसी तरीके से अगर आप दूसरे फॉर्म्स में देखोगे तो अलग अलग एथनिसिटी, कल्चर और लैंग्वेज ये तब तक एक साथ नहीं रहती जब तक कि ऑल आर इक्वल का नारा ना दिया जाए। लेकिन प्रॉब्लम पाकिस्तान के साथ सबसे बड़ी ये है कि वो कभी भी ऑल आर इक्वल नहीं मानते। पाकिस्तान के साथ प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान में सबसे इंपॉर्टेंट रेस या सबसे बड़ी रेस जो डोमिनेट करती है वो है लैंग्वेज के बेस पर पंजाबी। ये पंजाबी जो हैं वो सिंधी, वो बलूच और बलोच, पश्तून और उसके बाद काश्मीरी, ये सारी जितनी भी मेन रेसेस हैं इन सबको रिकॉग्नाइज नहीं करते। और क्योंकि वो ऑल आर इक्वल का फॉर्मूला पहले दिन से फॉलो नहीं करते इसलिए बांग्ला लोगों के अगेंस्ट भी इन्होंने जो एट्रोसिटीज करी, जो हमले किए, जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करी, उसका भी एक अलग ही लेवल है। 20 लाख से ज्यादा औरतों का रेप किया गया और यहां तक कि इससे अंदाजा आप लगा सकते हैं कि 20 लाख लोगों का औरतों का जब रेप किया गया तो वहां पर यूनाइटेड नेशंस को कई महीने तक अबॉर्शन ड्राइव चलाना पड़ा ताकि जो लड़कियां या औरतें
पाकिस्तानी सैनिकों के जुल्मों का शिकार हुई या पाकिस्तानी सैनिकों के बच्चों की मां बनना चाहती हैं, उनको पाकिस्तानी सैनिकों के रेप की वजह से मां बन रही हैं, उनको उस बच्चे से निजात दिलाई जा सके। तो अंदाजा आप लगाइए कि 90% 60% पॉपुलेशन है और इसका 90% पाकिस्तानी रिसोर्सेज के ऊपर सारा कब्जा है। तो बाकी सारी की सारी जो कम्युनिटीज है वो डिप्रेस्ड फील करती हैं। वहीं अगर दूसरी तरफ आप इस पाकिस्तान को देखेंगे तो अलग अलग रीजन्स होने की वजह से, अलग अलग रीजन्स होने की वजह से और कहीं ना कहीं एक बेसिक फिलॉसफी ऑफ कंट्री जो है वो ना होने की वजह से, और उसके बाद सबसे बड़ी बात ये कि कहीं ना कहीं स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म ना होने की वजह से, स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म ये ना होने की वजह से, ये स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म है ही नहीं असलियत में। ये रियलिटी है, पाकिस्तान के अंदर स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म नहीं है। पाकिस्तान को अगर आप मोटे तौर पर देखें तो एंटी इंडिया सेंटीमेंट्स के ऊपर ही ये जिंदा है, और जब तक एंटी इंडिया सेंटीमेंट्स इनके अंदर रहेंगे, पॉसिबिलिटी ये है कि एक बड़ा सेक्शन पाकिस्तान को एज अ यूनाइटेड कंट्री मानता रहेगा। जिस सेक्शन में एंटी इंडिया सेंटीमेंट खत्म, वही सेक्शन खड़े होके अलग होने की तैयारी कर लेता है। पाकिस्तान की यह सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और यही रीजन है कि अलग अलग एरियाज में, अलग अलग रीजन्स में, पाकिस्तान के अलग अलग रीजन्स में अलग अलग सेपरेटिस्ट ग्रुप्स जो हैं वो डेवलप होते हुए नजर आ रहे हैं। अलग अलग सेपरेटिस्ट ग्रुप्स जो हैं वो कहीं ना कहीं ताकतवर होते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आप इन्हें देखेंगे तो आपको यहां पर नजर आ जाएगा पाकिस्तान के अंदर कि क्या कारण है कि अलग अलग सेपरेटिस्ट ग्रुप्स यहां पर नजर आ रहे हैं। मोटे तौर पर अगर आप देखो किसी भी एरिया का जो डेवलपमेंट है ना दोस्तों, वो असलियत में उस एरिया के रोड्स और उस एरिया के हाईवेज से नजर आता है कि कितना ज्यादा है। अगर आप इसे मोटे तौर पर क्या नाम है चाइना के फॉर्म में देखेंगे तो चाइना के अंदर नेटवर्क ऑफ रोड्स आपको यहां पर जाल जो है नेट रोड्स का वो आपको साफ नजर आ रहा होगा, क्योंकि चाइना ने इन सड़कों के ऊपर मेहनत करी और यहां से इसकी डेवलपमेंट दिखाई दी। वहीं अगर चाइना के दूसरे हिस्से को देखा जाए, यहां एक सेक्शन ऐसा जहां पर चाइना के अंदर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ रोड्स हैं, वहीं आप दूसरी तरफ देखेंगे चाइना के सेक्शन को तो यहां आपको जो क्या नाम है शिनजियांग से लेकर तिब्बत के अंदर आपको दूर दूर तक रोड्स ही नहीं मिलेंगी। शिनजियांग में आपको रोड्स नहीं मिलेंगी। आउटर मंगोलिया से लेकर गोबी डेजर्ट से लेकर इन इलाकों में रोड्स नहीं मिलेंगी। जहां रोड नहीं है इसका मतलब या तो वहां पॉपुलेशन नहीं है, या और दूसरी सिचुएशन यह है वो है कि यहां पर जो है रोड के अलावा डेवलपमेंट भी नहीं है। वहीं अगर आप इंडिया को भी देखोगे तो इंडिया में भी आपको बड़ा नेटवर्क रोड्स का मिलेगा। नो डाउट चाइना के कंपैरिजन में बहुत कम है, लेकिन फिर भी काफी बड़ा नेटवर्क रोड्स का मिलेगा। वहीं अगर पाकिस्तान में आप देखोगे तो सारे की सारी जो रोड्स है ना वो आपको असलियत में पाकिस्तान के इस्लामाबाद और पंजाब वाले रीजन में तो मिलेंगी। ये देखो ये सारी रोड्स इस्लामाबाद और पंजाब वाले रीजन में मिलेंगी, और ये वाला जो पूरा नेटवर्क है या ये जो रोड नेटवर्क है या बलूचिस्तान वाला जो रोड्स हैं, ये इलाके आपको लगभग खाली मिलेंगे। यहां पर भी अगर आप देखेंगे तो कराची के आसपास भी आपको बहुत बड़ा डेवलपमेंट वाला इलाका नहीं मिलेगा। यानी कि सारी की सारी डेवलपमेंट जो है, सारी की सारी डेवलपमेंट जो है वो पंजाब इलाके के अंदर सिमटी हुई है, और बाकी अलग अलग जगहों के ऊपर पाकिस्तान ने सिर्फ और सिर्फ वहां एट्रोसिटीज करी हैं, और इस पंजाबी कम्युनिटी ने एट्रोसिटीज करी हैं जो पंजाब पाकिस्तान के अंदर है। ऐसे में यहां पर ऑब्वियस सी बात है सारी डेवलपमेंट यहां दिखेगी, सारा पैसा। अच्छा मजे की बात यह है पाकिस्तानी इकोनॉमी का 60 से लेकर 70% तक किया सारा का सारा जो पैसा है वो कराची डेवलप करता है और खा ये लोग जाते हैं। ये इस वजह से पाकिस्तान के अंदर अलग अलग सेक्शंस जो हैं वो कहीं ना कहीं इस पंजाबी डोमिनेटेड गवर्नमेंट से और पंजाबी रूल से नाराज हैं, और यही रीजन है बलूचिस्तान के अंदर बलोच लिबरेशन आर्मी
सिंध के अंदर सिंध लिबरेशन आर्मी, सिंध लिबरेशन फ्रंट, और उसके बाद यहां पाकिस्तान के अंदर तालिबान जो डिक्लेयर कर रहा है वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी है। अंदाजा आप यहां, ये 3 मेन बड़े ग्रुप्स हैं। जो 8 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं वो इस खैबर पख्तूनवा वाले इलाके के अंदर मारे गए हैं, 7 एक जगह, एक दूसरी जगह, टोटल मिलाकर 8, और 8 का एक यही आरोप कि हम, अच्छा इन तीनों की डिमांड भी अलग है। बलोच लिबरेशन आर्मी ये कहती है कि हमें चाहिए आजादी यानी फ्रीडम। यहां सिंध लिबरेशन आर्मी भी चाहती है कि हमें फ्रीडम दो, लेकिन तहरीक तालिबान पाकिस्तान कहता है हमें फ्रीडम नहीं चाहिए, जैसा रूल अफगानिस्तान में है ना वैसा ही रूल हमें पाकिस्तान में भी चाहिए, यानी हमें तालिबान का रूल इस अफगानिस्तान में भी चाहिए। क्लियर वर्ड्स में इनका कहना यह है कि हमें पाकिस्तान में भी तालिबान का रूल चाहिए। अगर ये डिमांड यहां पर की जा रही है ना दोस्तों, तो ये क्यों हो रही है इसे समझिए। असलियत में इस नक्शे के अकॉर्डिंग आपको काफी चीजें समझ में आना शुरू हो जाएंगी। यहां अगर आप मोटे तौर पर देखेंगे तो यहां आपको काबुल दिखेगा और ये नक्शा आपको अफगानिस्तान का है। असलियत में तहरीक तालिबान पाकिस्तान एक समय पर ऐसा ग्रुप था जिसको लगभग पाकिस्तानी आर्मी ने बिल्कुल खत्म सा कर दिया था, और हालात उसके ये थे कि वो सर्वाइवल की कंडीशन में भी नहीं था, कब वो खत्म हो जाए उसके बारे में अंदाजा भी नहीं था, मतलब बहुत ही बुरे हालात में था। लेकिन यहां पाकिस्तान ने एक लालच के चक्कर में, अफगानिस्तान में अपनी पैंठ बनाने के चक्कर में, अफगानिस्तान के उस ग्रुप का पूरा सेकंड ऑप्शन, यूं कहें कि फोटोकॉपी, पाकिस्तान ने अपने यहां पर दोबारा से रिवाइव करवा लिया। इसका मामला क्या है समझिए। ये 2 देश हैं मोटे तौर पर, इसे मैं क्लियर वर्ड्स में इसलिए कर रहा हूं ताकि आप लोगों को नक्शा समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाए, और मेरे को मैं जो एक्सप्लेन करना चाहता हूं वो आपको समझ में आ जाए। ये 2 देश हैं। अब यहां असलियत में खेल ये हुआ, यहां अमेरिका बैठा हुआ था, और अमेरिका पूरी ताकत के साथ यहां जब तक बैठा था, काबुल से लेकर कांधार तक के इलाके के अंदर अमेरिका बैठा हुआ था। लेकिन जैसे ही अमेरिका ने यहां से निकलने का डिसाइड किया, यहां पर पाकिस्तान ने एक चाल चली कि इस्लामाबाद के पास पड़ता है काबुल। अमेरिका के जाने के बाद अफगानिस्तान के सबसे बड़े सरमाएदार या तो अफगान पीपल थे, और उन अफगान पीपल्स में अफगानी लोग होने चाहिए थे, या तो वो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी अशरफ गनी वाली, और अशरफ गनी के भागने के बाद तालिबान कहता है कि असलियत में अफगानिस्तान के ऊपर हमारा रूल होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान ने यहां स्ट्रेटेजिक डेप्थ के नाम पर कहो या किसी भी नाम पर कहो, किया ये कि अफगानिस्तान के काबुल के अंदर हक्कानी नेटवर्क को बिठा दिया, और ये जो हक्कानी नेटवर्क, सलाउद्दीन हक्कानी वाले जो हैं, इनको जैसे ही यहां पर बिठाया, सलाउद्दीन हक्कानी नाम का जो बंदा है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिया का कट्टर दुश्मन है, और मजे की बात, इनका जो हक्कानियों का जो ओरिजिन है वो दिल्ली, अलीगढ़ के आसपास के इलाके से है। पाकिस्तान बनने के बाद ये पाकिस्तान चले गए, वहां इंडिया के खिलाफ इन्होंने जंग छेड़ दी, और सलाउद्दीन हक्कानी ने हक्कानी नेटवर्क डेवलप कर लिया, और ये पूरा खानदान ही अब इंडिया के अगेंस्ट युद्ध में या कश्मीर के मामले में लगा हुआ था। लेकिन जैसे ही अफगानिस्तान के अंदर एक पावर वैक्यूम क्रिएट हुआ, पाकिस्तान ने ताकतवर तरीके से, या यूं कहें कि अपर हैंड रखते हुए काबुल के अंदर अपना हक्कानी नेटवर्क को बिठा दिया, और तालिबानियों को मजबूर किया कांधार तक अपनी पोजीशन रखने में। अब यहां मैं बार बार इस चीज को कहता हूं कि आप खुद सोचकर देखिए, जब तालिबानियों को सत्ता मिलते मिलते रह जाए, उनके हाथ से निकल जाए, तो क्या तालिबान नाराज होगा? आंसर है जी, बिल्कुल नाराज होगा, और अच्छा खासा नाराज होगा। उसको हमेशा एक टीस रहेगी, उसको एक दुख रहेगा, उसको एक टीस रहेगी कि असलियत में हम यहां पर अलग, मतलब हमारी सत्ता पाकिस्तानियों ने ले ली। तो ऑब्वियस सी बात है, तालिबान जो कि शरिया लॉ की बात करता है, तालिबान जो कि इस्लामिक लॉ की बात करता है, वो तालिबान अब हक्कानी नेटवर्क का तो बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि उसके पीछे खड़ा हुआ है कौन? काबुल। दूसरा, तालिबान एक इमोशनल इशू को हमेशा से उठाता रहा है, और वो है डूरंड लाइन। अब यहीं से असली कलेश
शुरू होता है कि एक तरफ पाकिस्तान की डूरंड लाइन को अफगानिस्तान या तालिबान नहीं मानता और दूसरी तरफ उसे दुख है कि काबुल के अंदर हक्कानी नेटवर्क बैठा हुआ है और हक्कानी नेटवर्क पाकिस्तान के इशारे पे है। काबुल सत्ता हमें मिलनी चाहिए थी, वो कर क्या रहा है, और यहां पाकिस्तान जो है अपनी गेम खेल रहा है। तो दो बड़े रीजन, और तीसरा बड़ा रीजन ये कि पाकिस्तान इनको ट्रांजिट नहीं देता, समंदर तक आने का रास्ता नहीं देता और भारत से व्यापार करने की परमिशन नहीं देता। यह भी हक्कानी या तालिबानियों को सबसे बड़ा गुस्सा है। यहीं से इन्हीं तालिबानियों ने, जिन्हें कतर से लेकर अरब फंडिंग जबरदस्त लेवल पर मिल रही है, इन्होंने पाकिस्तान के अंदर जो एक बिल्कुल मर चुके तहरीके तालिबान पाकिस्तान ग्रुप था उसको दोबारा से सपोर्ट करना शुरू किया, उसको रीऑर्गेनाइज करना शुरू किया। नतीजा ये कि पाकिस्तान अपने ही बुले जाल में आज के दिन फंस चुका है और ये तहरीके तालिबान पाकिस्तान अब डिक्लेयर कर रहा है उन्हीं पाकिस्तानियों के लिए, उन्हीं पाकिस्तानी एंकर्स के लिए, और खासकर महिला एंकर्स। वो क्या नाम है उस लेडी का, बड़ी उछल उछल के भारत को बड़े सस्ते शब्दों के अंदर उल्टा सीधा बोलने की कोशिश करती है, नाम मुझे याद नहीं आ रहा। वो उन एंकर्स को अब यहां यह सोचना चाहिए कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान वही करना चाह रहा है जिसको वो अफगानिस्तान में सपोर्ट कर रहे थे पाकिस्तान के एंकर्स, कि अब तालिबान रूल आ गया है, इस्लामिक रूल आ गया है, बहुत अच्छा रूल हो जाएगा, सब चीजें बहुत बढ़िया हो जाएंगी। अब इन्हीं पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी से लेकर, पहले बात तो है नहीं, फिर भी डेमोक्रेसी से लेकर जो भी सिस्टम है सबको हटा के तहरीके तालिबान पाकिस्तान की मांग है कि सरकार को उखाड़ के बाहर फेंकेंगे और वहां पर इस्लामिक लॉ लागू होगा। और यही डिमांड जो है लेकर तहरीके तालिबान पाकिस्तान आगे बढ़ता है और हमले कर रहा है। अब क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी भी कमजोर है और दुनिया के अंदर एक टर्मोइल है, कोई बड़ी बात नहीं है, पाकिस्तान के जो दुश्मन हैं या पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने वाली जो फोर्सेस हैं वो पूरी ताकत के साथ पाकिस्तान के अंदर तहरीके तालिबान से लेकर बाकी जितने भी सेपरेटिस्ट ग्रुप्स हैं उनको सपोर्ट कर रही हो। एक तरफ पाकिस्तानी आर्मी की कमजोरी सामने आ रही है, दूसरी तरफ इंडिया जैसा एक दुश्मन पाकिस्तान का खड़ा हुआ है, तीसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर इंटरनल क्राइसिस है और चौथी तरफ पाकिस्तान जो है चाइना और अमेरिका के बीच में पिसने की तैयारी में है। ऐसे में पाकिस्तान का क्या होगा वो तो ऊपर वाला ही जाने, लेकिन अभी जो है पाकिस्तान के हालात अच्छे नहीं हैं, ये सब जानते हैं। और ये जो हमले हैं सोचकर देखिए, इस साल पिछले सालों के मुकाबले इस साल बहुत ज्यादा यह संख्या बढ़ी है और 150 के करीब सैनिक इस साल अभी तक पिछले 3.5 महीने में जनवरी से लेकर अब तक मारे जा चुके हैं सैनिक। तो अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तानी सेना का क्या हाल रहा होगा। और कई मामलों में तो ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तानी आर्मी जो है वो बहुत सारे हमलों के से कन्नी काट रही है, उन्हें दबाने की कोशिश करती है। पाकिस्तानी आर्मी की ये पुरानी आदत है, अपने सैनिकों की लास्ट तक लेने से मना कर देती है। कारगिल वॉर के अंदर आपने देखा होगा, अभी भी वही कर रही है, छुप छुप के घात लगा के बैठना या कायरों की तरह हमला करना इस पाकिस्तानी सेना की आदत है। भाग जाना दूसरी सबसे बड़ी आदत है। बाकी अब देखो क्या होता है, अभी हालात खराब हैं और हमला था वो मैंने आपको बता दिया, उसके पीछे का रीजन जो है उसे शॉर्ट में एक्सप्लेन करने की कोशिश करी। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।